नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 में। तो जो अपनी हिस्ट्री की क्लास चल रही थी उसमें आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो हिस्ट्री की क्लास में आप लोगों की पिछली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म हो गई थी और उसमें बढ़िया तरीके से समझाया था सिंधु घाटी सभ्यता किस तरीके से, कौन से स्थल और उन स्थलों के बारे में बढ़िया तरीके से विस्तार से समझाया था कि किस स्थल से कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो जिन मेरे प्यारे साथियों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देख लें, सिंधु घाटी सभ्यता, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लगे हों। और भी अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी हिस्ट्री अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आज आप लोगों की 5वीं क्लास है। आज आप लोगों की क्लास 5 है। इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि बताया अभी कि आपका कंप्लीट हो चुका था। तो आज पढ़ेंगे हम वैदिक काल या वैदिक पीरियड। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक काल। जिसका काल रहा था 1500 BC से लेके 600 BC। तो इसको वैदिक काल कहिए या वैदिक पीरियड कहिए। तो इसका जो पीरियड था वो था 1500 BC से लेके 600 BC तक। अब हम बात करते हैं वैदिक काल को। इसको हम मेजर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम मेजर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हम इसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। एक ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल हमारा जो है वो हो जाएगा यहाँ पर 1500 BC से लेके 1000 BC तक का माना जाएगा। उत्तर वैदिक काल जो होगा वो 1000 BC से लेकर 600 BC या बिफोर क्राइस्ट तक माना जाएगा। तो ऋग वैदिक काल जो होगा वो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का माना जाएगा, और उत्तर वैदिक काल जो होगा वो 1000 BC से लेकर 600 BC तक का माना जाएगा। अब बात करते हैं ऋग वैदिक काल में किन किन वेदों की रचनाएं हुई और उत्तर वैदिक काल में किन किन वेदों की रचनाएं हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऋग वैदिक काल में कौन से वेद की रचना हुई। तो ऋग वैदिक काल में जो रचना हुई वो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद की रचना हुई। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद की रचना हुई। और उत्तर वैदिक काल में जो अन्य 3 वेद बचे हैं, टोटल वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, और अन्य 3 जो वेद बचे हैं उसकी रचना कब हुई उत्तर वैदिक काल में? कौन कौन सी? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ऋग वैदिक काल में रचना हुई जो हमारा सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में रचना हुई अन्य 3 वेदों की सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, इसकी रचना हुई यहाँ पर। और इसी काल में 2 महाकाव्यों की भी रचना हुई, एक महाभारत की और एक रामायण की। ठीक है, महाभारत की और रामायण की। इसी काल में 2 महाकाव्यों की भी रचना हुई, महाभारत की और रामायण की। अब हम बात करते हैं कि ये वैदिक काल जो है, ये वैदिक काल कैसे स्टार्ट हुआ, इसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, वैदिक काल इसको क्यों कहा गया, उसके बारे में हम अब आगे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, 1500 BC में भारत में आर्यंस आए। 1500 BC में भारत में क्या आए? आर्यंस आए, आर्यों का आगमन हुआ। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ये आर्य का मतलब क्या होता है। आर्य का ही मतलब जान लेते हैं पहले, फिर आगे चर्चा करेंगे। आर्य का मतलब होता है सुपीरियर या सबसे श्रेष्ठ। ठीक है, सुपीरियर या श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? सुपीरियर या श्रेष्ठ। इतना आप लोगों को पता हो गया। अब हम बात करते हैं आर्य का मतलब आप लोगों को जान लिया, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुपीरियर या श्रेष्ठ। और हाँ, वेद का भी आप लोग मतलब जान लीजिए। वेद का मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान। ठीक है, इतना
वेद का भी मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान, आर्य का मतलब होता है सुपीरियर या श्रेष्ठ। ये इतना हो गया। तो हम बात करते हैं कि आर्यंस भारत में आए, लेकिन आए कहाँ से, ये कौन बताएगा। तो देखिए, एक व्यक्ति थे मैक्स मूलर, उन्होंने बताया कि आर्यंस जो आए हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। एक व्यक्ति थे मैक्स मूलर, उन्होंने बताया कि आर्यंस जो आए हैं वो मध्य एशिया से आए हैं, लेकिन अलग अलग लोगों ने इनको अलग अलग जगह से बताया। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने बताया इनको कि ये बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि ये आर्कटिक पोल या ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव से आए हैं, आर्कटिक पोल या उत्तरी ध्रुव से आए हैं। वहीं पर यहाँ पर दयानंद सरस्वती ने बताया इनको कि ये तिब्बत से आए हैं। तो अलग अलग लोगों ने इनको अलग अलग जगह से बताया कि ये अलग जगह से आए हैं। तो जैसे कि व्यक्ति थे मैक्स मूलर, इन्होंने बताया ये कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से। तो सबसे ज़्यादा जो मान्यता है और सबसे ज़्यादा जो वैलिड है वो क्या है, मैक्स मूलर की बात, कि आर्य जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं, एशिया से आए हैं, मध्य एशिया से। तो आर्यन का आगमन हुआ 1500 BC में। ये कहाँ से आए, मध्य एशिया से। ये बात किसने बताई, मैक्स मूलर ने। मध्य एशिया से आए आर्यन, कहाँ से आए, एक व्यक्ति थे मैक्स मूलर, इन्होंने कहाँ का बताया, मध्य एशिया का। उसके बाद तिलक साहब ने कहाँ का बताया इनको, इन्होंने बताया आर्कटिक पोल या ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से, आर्कटिक पोल या उत्तरी ध्रुव से। फिर एक दयानंद सरस्वती ने कहाँ से बताया इनको, इन्होंने बताया इनको कि ये तिब्बत से आए। और भी बहुत सारे लोगों ने बताया ये कहाँ कहाँ से आए, लेकिन आप इतना याद रखिए, सबसे ज़्यादा मैक्स मूलर का ये मान्य है कि मैक्स मूलर ने जो बताया कि आर्य कहाँ से आए, ये आर्यन कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए। आर्यन कहाँ से आए, मध्य एशिया से। ठीक है। तो आर्यन जब मध्य एशिया से आए तो इन्होंने क्या किया, जब आर्यन मध्य एशिया से आए तो इन्होंने क्या किया, तो आर्यनों ने क्या किया, जो आर्यन आए मध्य एशिया से, आर्यन ने उत्तर में कश्मीर से लेकर, आर्यंस जो आए इन्होंने क्या किया, उत्तर में कश्मीर से लेकर और दक्षिण में नॉर्थ राजस्थान और पूरब में वेस्टर्न गंगा बैंक और साउथ में इन्होंने अफ़गानिस्तान तक एक क्या किया, अधिकार कर लिया। कितना, अभी हम बता रहे हैं कैसे। देखिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, आर्यन ने क्या किया, आर्यंस जो आए उत्तर में कश्मीर और पूरब में इन्होंने वेस्टर्न गंगा बैंक और यहाँ पर साउथ में नॉर्थ राजस्थान और वेस्ट में अफ़गानिस्तान। उत्तर में कश्मीर से लेकर साउथ में नॉर्थ राजस्थान और पूरब में वेस्टर्न गंगा बैंक और पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक इन्होंने पूरा अधिकार कर लिया। ठीक है। और अधिकार कर लिया, और इसी क्षेत्र को क्या कहा गया, अधिकार करने के बाद इसी पूरे क्षेत्र को आर्यंस ने क्या कहा, आर्यावर्त। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश इंडिया का नाम जो आर्यावर्त पड़ा वो कैसे पड़ा, वो भी यहीं से पड़ा है। आर्यावर्त कैसे पड़ा, वो भी यहीं से पड़ा है। किसने दिया है, आर्यंस ने नाम दिया है आर्यावर्त। तो उत्तर से कश्मीर, नॉर्थ राजस्थान, वेस्टर्न गंगा बैंक और अफगानिस्तान तक के ये जो क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किया और इसी को नाम दिया इन्होंने आर्यावर्त। और इसी पूरे क्षेत्र में इन्होंने वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। क्या की गई, यहीं पर एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब यहाँ से वैदिक सभ्यता आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ से आपकी वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है। वैदिक सभ्यता को कैसा माना जाता है, आप लोगों की ग्रामीण सभ्यता माना जाता है। तो यहीं से आप लोगों की वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई, यहीं से वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। और
यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ के जो परिवार थे वो कैसे थे, इस सभ्यता के परिवार पितृसत्तात्मक या पिता प्रधान परिवार होते थे। पितृसत्तात्मक या पिता प्रधान परिवार होते थे। कैसे होते थे? पितृसत्तात्मक, पितृ यहाँ के परिवार कैसे होते थे? पितृसत्तात्मक होते थे। और साथ ही साथ इस सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता माना गया। और यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ के परिवार कैसे होते थे? पितृसत्तात्मक परिवार थे। इस सभ्यता को कैसी सभ्यता माना गया? ग्रामीण सभ्यता का माना गया। और यहाँ के मुख्य व्यवसाय क्या थे? पशुपालन एवं कृषि। इतना यहाँ पर याद रखिएगा। या ये कह लीजिए इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से पशुपालन एवं कृषि पर आधारित थी। अब हम बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ वैदिक पीरियड या वैदिक काल के स्रोत क्या क्या थे। तो इसके वैदिक काल के स्रोत क्या क्या थे वो जान लेते हैं। तो स्रोत क्या थे? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्या क्या थे? वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये क्या थे? इसके सोर्स थे। अब हम बात करते हैं वेद की। वेद की बात करते हैं तो वेद टोटल कितने हैं? 4। टोटल वेद कितने हैं? 4। टोटल 4 वेद हैं। और 4 में हम बात करेंगे आज ऋग्वेद की। टोटल 4 वेद हैं और 4 में आज हम बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद हमारा कैसा वेद माना जाता है? सबसे प्राचीनतम वेद। कैसा माना जाता है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और साथ ही साथ प्राचीनतम वेद माना जाता है। और इसकी रचना कहाँ पर हुई पहले वो देखिए। रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। रचना कहाँ हुई? सप्त सैंधव प्रदेश में। कैसा माना जाता है? प्राचीनतम वेद। प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें टोटल 10 मंडल हैं। प्राचीनतम वेद माना जाता है, इसमें टोटल 10 मंडल हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है? 1028 सूक्त हैं और 10,462 रचनाएं हैं या ऋचाएँ हैं। 10,462 यहाँ पर ऋचाएँ हैं या मंत्र हैं। और यहाँ पर 10 मंडलों की रचना क्या हुई? अलग अलग हुई। और सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं? सबसे पुराने मंडल इस यहाँ पर कौन से हैं? तो सबसे पुराने मंडल हो जाएंगे यहाँ पर, पुराने मंडल सबसे हैं यहाँ पर 2 से लेकर 7 तक। सबसे पुराने मंडल कौन से हैं? 2 से 7 तक हैं सबसे पुराने मंडल। और नवीनतम मंडल कौन से हैं? और नवीनतम मंडल है यहाँ पर देखिएगा नवीनतम मंडल है 1 और 10।
सब पुराने मंडल कौन से हैं? सबसे 2 से लेकर 7 तक। और सबसे नए मंडल कौन से हैं? 1 और 10। और सभी जो मंडल हैं, इनकी सभी मंडलों की जो रचना हुई है वो अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा की गई है। ठीक है, अलग अलग स्थान पर। और बात कर लेते हैं आगे। और इस वेद में पुरुष क्या है? इस वेद में पुरुष प्रधानता, पुरुष देवताओं की क्या है? प्रधानता। पुरुष देवताओं की प्रधानता है। पुरुष देवताओं की प्रधानता है। और इंद्र शब्द यहाँ पर 250 बार आया है। इंद्र शब्द यहाँ पर कितनी बार आया है? 250 बार हुआ है। जिसे ऋग्वेद में क्या कहा गया है? पुरंदर। इंद्र को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? पुरंदर। इंद्र शब्द 250 बार आया है। अग्नि शब्द कितनी बार आया है? 200 बार। अग्नि शब्द आया है यहाँ पर 200 बार। इंद्र शब्द आया 250 बार। और साथ ही साथ सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी को माना गया है सरस्वती नदी को। पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती। और साथ ही साथ यहाँ पर तो वैदिक काल में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी कैसी मानी गई है? सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है और पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र जो है वो किस मंडल से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो तीसरे मंडल से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तीसरे मंडल से। और तीसरे मंडल की रचना किसने की है? विश्वामित्र द्वारा। तीसरा मंडल रचना विश्वामित्र द्वारा, ऋषि विश्वामित्र। और यहीं से लिया गया है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया और तीसरे मंडल की रचना की है ऋषि विश्वामित्र ने। और ये सावित्री को समर्पित है। और सूर्यदेव की स्तुति के लिए, सूर्यदेव की स्तुति के लिए है ये इस्तेमाल किया जाता है। सूर्यदेव की स्तुति के लिए और सावित्री के लिए ये समर्पित है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। 7वें मंडल की किसने की है? वशिष्ठ ने। सातवें मंडल की रचना किसने की है? ऋषि वशिष्ठ ने। ठीक है। 9वां मंडल की रचना की है ऋषि अंगिरा के द्वारा रचना की गई है 9वें मंडल की, जिसमें सोम का वर्णन है। देखिए इंपॉर्टेंट 10वां मंडल। इंपॉर्टेंट है 10वां मंडल। 10वां मंडल देखिए यहाँ पर किसके द्वारा रचना की है? महासूक्ति है, ऋषि महासूक्ति है। ऋषि महासूक्ति के द्वारा रचना की गई है। और यहाँ पर आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा, पवित्र नदी सरस्वती और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। अब आगे देखते हैं 10वां मंडल किसके द्वारा रचना की गई है? ऋषि महासूक्ति के द्वारा। और इसी में सबसे पहली बार वर्ण व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया था। दसवें मंडल में ही वर्ण व्यवस्था का शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। वर्ण व्यवस्था मतलब कि इसमें 4 वर्णों में बांटा गया था। कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
अब बात कर लेते हैं ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है ऋग्वेद का। ब्राह्मण ग्रंथ सबसे पहली बात तो बात कर लेते हैं कि होता क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ वो होता है जो वेदों को सरल भाषा में की गई रचना होती है या की गई व्याख्या होती है। वेदों की सरल भाषा में की गई व्याख्या होती है, वही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, एक तो है ऐतरेय और एक है ऐत्रेय और एक है कौशिकी। एक है ऐत्रेय, एक है कौशिकी है, कौशिकी। एक है ऐत्रेय और एक है कौशिकी। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं। कौन से, ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के, ठीक है। और जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होत्र कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले व्यक्ति को होत्र कहते हैं। और ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, इसका उपवेद है आयुर्वेद, जिसके प्रवर्तक कौन है, इसका उपवेद है आयुर्वेद, जिसके प्रवर्तक हैं प्रजापति, ठीक है, या प्रजापति माने जाते हैं। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, प्रजापति। तो यहाँ तक आप लोगों का वैदिक काल में ऋग्वेद आपका पूरा समाप्त हो गया। जो भी इम्पोर्टेंट तो वो बनते थे, इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते थे वो यहाँ पर आपको बता दिए। टोटल 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद की रचना सब सिंध प्रदेश में हुई, प्राचीनतम वेद है सबसे। इसमें टोटल 10 मंडल हैं, 1028 इसमें सूक्त हैं, 10,465 ऋचाएँ मंत्र हैं, ठीक है। इसमें टोटल 10 मंडल हैं और पुराने मंडल 2 से लेकर 7 तक है। नवीनतम मंडल जो बाद में जोड़े गए हैं वो हैं 1 और 10। और साथ ही साथ इसमें तीसरा मंडल जहाँ से गायत्री मंत्र लिया गया उसकी रचना की है विश्वामित्र के द्वारा, और गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है, ठीक है। और 7वां मंडल जो है उसकी वशिष्ठ ने की है। 10वां मंडल जिसकी रचना महासूक्ति ने की है। और यहाँ पर सबसे पहले बड़ व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल किया गया था 10वें मंडल में, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है ऐत्रेय और कौशिकी। और ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले व्यक्ति को होत्र कहते हैं। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और जिसके प्रवर्तक हैं प्रजापति। आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में और अन्य जो वेद बचे हैं उनको पढ़ेंगे और वैदिक काल को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास को इतना रखते हैं, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।